तो आज हम इसमें लाइफ साइंस शुरू करेंगे। फिजिक्स वाला जो बेसिक पार्ट था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके जो अप्लाइड पार्ट आएंगे वो बड़े बड़े, जिसमें रडार सिस्टम पढ़ेंगे, हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ऐसे टॉपिक हमारे अप्लाइड वाले में आएंगे, तो हम इसके लास्ट में जाएंगे। तो लाइफ साइंस में आज हम जो है इसमें हमारे जो पेपर है, ज़्यादातर हम क्या देखते हैं उसमें कि क्वेश्चन जो ज़्यादातर साइंस वाले एरिया से पूछ रहे हैं वो लाइफ साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हमारा एक प्रायोरिटी रहना है कि हम इन क्वेश्चनों को टारगेट में रखें जहाँ से हमारे पास ज़्यादा एग्ज़ाम के क्वेश्चन आने हैं। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब कुछ पढ़ना होता है, चाहे वहाँ से आना है या नहीं आना है, बट जब हम एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे तो तब हमें ये ध्यान रखना है कि किस एरिया से पूछे जा रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन। क्योंकि पूछने के लिए फिजिक्स से पूछ सकता है, केमिस्ट्री से पूछ सकता है, बायोलॉजी से पूछ सकता है, साइंस एंड टेक से पूछ सकता है, कहाँ से पूछेगा हमें नहीं पता। तो जो पुराने पेपर होते हैं उनको देख करके हम ये समझ सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, उनको ही हम प्रायोरिटी में रखेंगे। तो आज हम जो है लाइफ साइंस में सेल वाले हिस्से से शुरुआत कर रहे हैं, और जब हम इस वाले चीज़ को ज़्यादा ठीक से समझ पाएंगे तो जो बाकी चैप्टर है हमारे वो हमारे को ठीक से समझ में आ जाएंगे। हम समझते हैं कि जो ये ह्यूमन बीइंग है, ये जो मनुष्य है, ये जो है कई अंग तंत्रों से मिलकर बना है, यानी कई सारे ऑर्गन सिस्टम है इसके अंदर। इन ऑर्गन सिस्टम में हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है पूरा, स्केलेटन सिस्टम है पूरा, मसल सिस्टम है पूरा, ऐसे कई ऑर्गन सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और ये जो ऑर्गन सिस्टम है जो आप देख भी रहे हैं, इसमें अलग अलग जो है ऑर्गन्स दिखा रखे हैं, ये सारे के सारे जो है टिश्यू से बन रखे हैं, ऊतकों से, और फिर वो टिश्यूज बन रखे हैं सेल से। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, वो सेल से बन रखी है, कोशिका। और ऐसी कोशिकाओं के मिलने से हमारा ब्रेन भी बना हुआ है, लीवर भी बना है, मसल्स भी बनी है, ब्लड भी बना है, बाकी चीज़ें भी बनी हैं। ये तमाम चीज़ें जो है सेल के मिलने से बनी है। तो सेल सबसे बेसिक इकाई हो जाती है हमारे शरीर की। और ये सेल हमें प्लांट्स में भी मिलेंगी, एनिमल्स में भी मिलेंगे, इंसेक्ट में भी मिलेंगे, सभी चीज़ों में जो है सेल होती हैं। तो हम इसको फिर आधार मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं कि हमारे तमाम जीवित चीज़ों का जो आधार है वो कोशिका है, सेल। इस सेल के बारे में जैसे हम इनिशियली देखते हैं कि सेल एक सिंगल यूनिट होती है, और उस सिंगल यूनिट के अंदर वो तमाम चीज़ों की संभावना होती है जो एक पूरे ऑर्गन सिस्टम के अंदर या पूरे एक बॉडी के अंदर होती है। ऐसी समान काम करने वाली सेल्स जब मिलती हैं तो उनके मिलने से जो है टिश्यू बनता है, ऊतक। ये एक जैसे काम करने वाली सेल्स होती हैं, और ऐसे ही एक जैसे टिश्यूज जब मिलते हैं तो उससे कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन बन जाता है। जैसे हमने स्टमक की बात कर ली, आमाशय, और एक पर्टिकुलर तरह का फंक्शन करने वाला जो हमारा एक सिस्टम होता है उसे कहते हैं हम ऑर्गन सिस्टम। और ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बन गया है। तो ऐसे ऐसे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बनता है पूरा एक एनिमल, एक ह्यूमन बीइंग, या फिर एक दूसरा कोई जंतु। और जब अब इस सेल की स्पेशलिटीज पे आते हैं कि ये जो तमाम चीजें बनी हैं, ये सेल इस तरह की दिखती है हमें। तो पहले सेल के बैकग्राउंड पे जाते हैं कि सेल के बारे में बताया किसने सबसे पहले। तो सेल के बारे में इनिशियली जो जानकारी दी थी वो रॉबर्ट हुक ने दी थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क के टुकड़े में उन्होंने जो है
डेड यानी मृत या जो पुराना कॉर का टुकड़ा था, उसमें उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा कि उसके अंदर छोटे छोटे जैसे हनी कॉम्ब होता है, उस तरह का जो है उन्होंने एक स्ट्रक्चर देखा था उसमें, हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर। और उस हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर को उन्होंने जो है सेलुला सेलुला शब्द से उसको डिफाइन किया था। ये लैटिन वर्ड्स है जिसका अर्थ सामान्य रूप से होता है स्मॉल रूम, यानी छोटे कमरा या छोटे छोटे कमरों का जो है पूरा एक स्ट्रक्चर था। तो रॉबर्ट हुक इनिशियली जो है इसकी जानकारी देता है। हालांकि बाद में जो है इसके बारे में, ये तो डेड सेल के बारे में जानकारी आती है, लिविंग सेल के बारे में जानकारी बाद में जो है एंटोनी वॉन लियोन हक इन्होंने जो है दी थी। और ये जानकारी इन्होंने 1674 में एंटोनी वॉन लियोन हक ने सेल के बारे में जो है फर्दर सिस्टमैटिक जानकारी दी थी। उस सेल में जो है अमीबा हो गया, पेरेसियम हो गया, शुक्राणु हो गया है, क्लाइमाइडोमोनास हो गया, जीवाणु हो गया, ऐसे तमाम सेल के बारे में उन्होंने ये जानकारी दी थी। तो एक जो सेल है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है हमें, और एक सेल के अंदर जो है कई तरह की जो है यूनिट्स होती हैं। इसका जैसे सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है ये, इसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, कोशिका भित्ति हम इसे बोलते हैं। इसके साथ साथ में जो है इस पूरे हिस्से के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे हम जो है साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य कहते हैं। इसी के अंदर जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। ये प्लांट में पाए जाने वाले जो है जो कलर देने के लिए जिम्मेदार होते हैं जिनको हम कहते हैं प्लास्टिड लवक, ये भी सेल के अंदर होते हैं। ये सिर्फ जो है एनिमल्स प्लांट सेल में होंगे। उसके अलावा जो है यहाँ बीच में जो इसका है ये न्यूक्लियस केंद्रक है, और ये खास चीज़ है जिसके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तमाम तरह की जानकारियाँ आती हैं। ये सेंट्रोसोम हो गया जो कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेल में एक तरफ से दूसरी तरफ तक चीज़ों को ले जाने का काम करने वाला ये हिस्सा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा जो है ये वैक्यूल्स हैं, ये भी होते हैं। गोल्गी बॉडी है, ये भी सेल का एक हिस्सा है। इसके अंदर जो धागे जैसे स्ट्रक्चर हैं इनको कहते हैं हम क्रोमोजोम्स, गुणसूत्र, ये है। ये तमाम चीज़ें एक सेल के अंदर हैं। तो अगर हम इन सेल की विशेषताओं के आधार पर सेल को समझना चाहेंगे तो हम कुछ सेल ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ों में सेल ऐसी होती हैं जो एक ही सेल सारे फंक्शन करती है, हर तरह का काम एक ही तरह की सेल करती है। ऐसे सेलों को हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जहाँ पर काम डिवाइडेड होते हैं और वो अलग अलग करते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ये अलग अलग तरह के जो है दो तरह के जो है फंक्शनल यूनिट्स के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक सेल जो इतनी छोटी होती है जिसे हम आंख से देख नहीं सकते हैं, उसके अंदर जो है तमाम वो चीज़ें होती हैं जो है पूरा का पूरा एक सर्टेन कार्य कर सकती हैं, या फिर जो है एक नया जीव पैदा कर सकती हैं। स्पर्म्स एंड ओव्यूल्स भी सेल ही होती हैं, शुक्राणु और अंडाणु, जिससे फिर एक नया जीव पैदा होता है। तो ये सेल इतनी छोटी है और उसके अंदर इतने सारे स्ट्रक्चर होते हैं और इन सब के जो है अलग अलग काम होते हैं इसमें। ये आप इसका बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं जिसको हम मुख्य रूप से न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक बोलते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा जो है ये आप देख रहे हैं जो सेल को एनर्जी देने का काम करता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसके अलावा जो है ये इसके अंदर लिक्विड भरा होता है,
इसको हम साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य बोलते हैं। इसके अलावा जो है इस कोशिका का, ये आप देख रहे हैं सबसे बाहर तो ये सेल वॉल होती है, सबसे बाहर का जो हिस्सा है ये सेल वॉल होता है, इसे कोशिका भित्ति के नाम से हम जानते हैं। और इसके भीतर जो है फिर एक और दूसरी चीज होती है, ये वाली, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये झिल्ली है। तो एनिमल यानी जीवों में सेल मेम्ब्रेन ही सबसे पहला आउटर कवर होता है, जबकि प्लांट में दोनों चीजें होती हैं, सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। तो ये अगर हम इसके स्पेशलाइज फंक्शन में जाएंगे तो हम इनके सबके अलग अलग रोल देखेंगे कि किसका क्या काम होता है। तो एक सेल के अंदर अलग अलग जो है चीज़ों का अलग अलग काम है, और इसीलिए हम इसको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, एक जटिल संरचना है ये। और इसके अंदर हम इसको बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो है ये जो स्ट्रक्चर होता है, धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, और इनको हम कहते हैं क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स वो चीज़ें हैं जो हमारे करैक्टरों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी को समझने के लिए एक जीनोम प्रोजेक्ट चला था। ये जीनोम प्रोजेक्ट 1980 के आसपास से लेके 2000 के बीच में जो है एक लंबा रिसर्च वर्क हुआ था इसमें, और इसको समझने की कोशिशें हुई थी। उसके बाद से जो तमाम नए मॉडिफिकेशन संभव है, जैसे जो है हम आज की डेट में जो है जीन मॉडिफिकेशन सुन रहे हैं कि यानी जीनों को बदल दिया जा रहा है, या फिर हम जो है नए बदलाव यानी जीन थेरेपी सुन रहे हैं हम कि एक नया जीन ट्रांसप्लांट करके पुरानी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, वो भी इसी के द्वारा जो है पॉसिबल है। या फिर जो क्लोनिंग सिस्टम है उसको, उसमें भी जो है इस चीज़ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की दौर में ह्यूमन को छोड़ के लगभग सभी जीवों के इंटरनल कैरेक्टरों में बदलाव पॉसिबल हो रहा है। आज की डेट में हम बहुत मल्टीपल क्रॉप्स देख रहे हैं, फसलें, उनमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनमें बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, उनमें बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। तो ये तमाम मॉडिफिकेशन जो है इन चीज़ों को समझने के बाद संभव है। तो एक सेल को समझना इन तमाम चीज़ों में बदलाव के लिए जो है पॉसिबिलिटी दिखाता है। इसीलिए इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जो है शोध हो रहा है, और ये इतनी छोटी चीज़ें हैं कि जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, परंतु इसी के बेसिस पर जो है इससे संबंधित चीज़ें हम समझ सकते हैं। अब अगर हम कहें कि जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जिसके आधार पर जो है हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो तब हम ये देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर होनी चाहिए सेल के अंदर। जैसे प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य होता है, सेल स्ट्रक्चर कोशिका संरचना होती है, एक्सक्रिएशन बहिर्गमन होता है, न्यूट्रिशन पोषण, रिप्रोडक्शन ग्रोथ, रेस्पिरेशन मूवमेंट, मेटाबॉलिज्म, ये तमाम चीज़ें एक कोशिका की विशेषता है। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत रहेंगे। अब हम इसमें आते हैं कि सेल फंक्शन के आधार पर अगर हम देखेंगे, या फिर उसकी सेल ऑर्गेनिज्म और न्यूक्लियस के आधार पर देखेंगे, तो सेल कितनी तरह की बन सकती हैं, या कितनी तरह की जो है कोशिकाएं होती हैं। तो ये हम सामान्य रूप से समझ गए हैं कि इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। किस में की थी? पीस ऑफ कॉर्क, एक कॉर्क के टुकड़े में की थी, और ये डेड सेल थी, मृत कोशिकाएं थी। यानी तो सबसे पहले जो बात हुई थी सेल की वो डेड सेल थी। और जब हम जो है इस सेल का मतलब यहाँ से समझना चाह रहे हैं, तो ये लैटिन वर्ड है सेलुला, जिसका अर्थ है स्मॉल रूम, छोटा कमरा। बाद में जो है एंटोनी वॉन ल्यूएनहक,
इन्होंने जो है 1674 में लिविंग सेल के बारे में जानकारी दी है, और यहाँ से जो हमारे पास जो है चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सेल थ्योरी डेवलप्ड होती है उसके बाद में, कोशिका का सिद्धांत। तो ये जो कोशिका का सिद्धांत दिया था, ये जो है दो प्रमुख वैज्ञानिकों ने जो है इसको दिया था। ये मैथियस जे स्लाइडेन, ये जो है वनस्पति शास्त्री थे, बॉटनिस्ट थे ये। और दूसरे थे इसमें जो है थियोडोर स्वान, ये जो है इसमें जो है जियोलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने 1839 में सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और तब इन्होंने कहा कि जितने भी जो है जीव हैं उनके जो शरीर हैं वो शरीर सेल से मिलकर बने हैं। जो सेल थ्योरी आती है उसमें सबसे पहले क्लेरिफाई होता है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो कोशिका है वो एक फंक्शनल यूनिट है, यानी एक क्रियात्मक इकाई है तमाम तरह के जीवों के अंतर्गत। उसके अलावा जो है जो सेल है, अगर हम इसको इसके साइज पे देखेंगे तो जो सेल होती हैं वो कई तरह की होती हैं। ये लंबी भी होती हैं, चपटी भी होती हैं, गोलाकार भी होती हैं, आयताकार भी होती हैं, यानी कई स्वरूपों की ये जो है सेल होती हैं। तो हम इसको जो है कई हिस्सों में जो है बांट सकते हैं। तो ये तो डेफिनेशन जो है इन दो प्रमुख विद्वानों ने इसके बारे में दी थी। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये ह्यूमन बॉडी है, और इस ह्यूमन बॉडी का जो तमाम हिस्सा है वो अलग अलग तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो ये इनके फंक्शंस जो है हम इसमें देख सकते हैं। अब अगर हम सेल को फंक्शन के आधार पर देखना चाहें तो इसमें दो चीजें हैं, बेस्ड ऑन ऑर्गन सेल्स एंड न्यूक्लियस। अगर इन दो चीजों के आधार पर अगर हम देखेंगे तो तब हम सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी इसमें प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक जो सेल है ये विशेष रूप से जो है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या विशेषता होती है, इसमें जो सेल का साइज है वो काफ़ी छोटा होता है, और ये जो है 1 से लेके 10 माइक्रो मिलीमीटर के आसपास में जो है ये साइज इसका होता है। दूसरा जो है इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, यानी इसमें केंद्रक नहीं होगा, और इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन भी अब्सेंट होती है। इसमें जो है राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सेल होती है ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल, ये बैक्टीरिया में, वायरस में, इस तरह के जीवों में जो है मिलेगी, प्रोकैरियोटिक सेल। और ये आप देख रहे हैं इसमें कि इस तरह के वायरस, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, और हम तमाम ह्यूमन्स को प्रभावित करने वाली चीज़ों में इनको देखते हैं। तो इनका क्या है, क्योंकि इसमें मल्टी फंक्शनल यूनिट्स नहीं होती हैं कि जो अलग अलग काम करती हों। इसमें जो है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इन सेल में ग्रोथ नहीं होती है, बल्कि इनमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है। मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64 ऐसी बनती हैं। और इस वाली सेल में हम क्या देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं। इसलिए जैसे हम हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हमारे में ग्रोथ होती है, हम बड़े होते हैं, और ये सेल बड़ी नहीं होती हैं। इसलिए वायरस वैसा ही रहता है, बैक्टीरिया वैसे रहता है, और बढ़ते हैं तो ये मल्टीपल होते जाते हैं, संख्या बढ़ती है इनकी। तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरी है यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक जो सेल है, इसका जो सेल साइज है वो 5 से लेके 100 माइक्रोन मिलीमीटर के आसपास में होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जिसमें क्रोमोजोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, और बाकी इसमें जो है जो
ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें जो है आप देख रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें इसके अंदर आपको दिख रही हैं। इसमें जो है गोल्गी बॉडी भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, क्लोरोप्लास्ट, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आप देख रहे हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक में लिमिटेड चीज़ें हैं, तो इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है। इसलिए इसका जो फंक्शन है वो अलग अलग है। और यही कारण है कि जो वायरस और बैक्टीरिया का जो रोल है, या जैसे हम आज की डेट में जो मेडिसिन बनाते हैं, दवाइयाँ, तो बहुत सारी बीमारियों की दवाइयाँ और वैक्सीन्स बन गई हैं, परंतु अभी भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वैक्सीन या दवाई नहीं बन पाती है, और उसमें ज़्यादातर जो है ये वायरस कैटेगरी के ही होते हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ स्पेशलाइज पैटर्न नहीं है जिसको हम पकड़ करके ठीक कर सकें। और इस वाले में जो है सारा चीज़ स्पेशलाइज पैटर्न में है, इसलिए इसका जो जीन होता है जो किसी करेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है, उसको आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान है और उसके हिसाब से फिर उसमें बदलाव भी संभव है, और इसमें ऐसा संभव नहीं होता है। तो इसीलिए जो है दवाई बनाने में, वैक्सीन बनाने में ये डिफरेंस जो आता है वो इसी कारण से आता है। तो ये जो है दो तरह की सेल हो गई हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और ये डिवीजन है ऑर्गन सेल पे और न्यूक्लियस के बेस पे। अब हम सेल स्ट्रक्चर पे आते हैं कि अगर हम कोशिका की संरचना देखेंगे तो क्या क्या संरचना इसमें हमें मिलेगी। तो सेल स्ट्रक्चर में जो है पहला हम इसमें आउटर कवर ले लेते हैं, जो बाह्य भाग हैं इसके। तो इसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से हैं सेल के, एक तो है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, और दूसरी इसमें सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। जब आप सेल वॉल की बात करते हैं तो ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाला हिस्सा है ये। और ये बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट्स, इनमें पाया जाता है, बट ये मुख्य रूप से एक नॉन लिविंग पार्ट माना जाता है सेल का, यानी ये निर्जीव हिस्सा है, विशेष रूप से इनमें पाया जाता है। जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि ये जो है एनिमल में नहीं मिलता है हमें, ये इन चीज़ों में मिलता है, बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट्स में, और नॉन लिविंग हिस्सा है। दूसरा आता है इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, ये इसी के अंदर होता है। जैसे प्लांट्स है तो प्लांट में सबसे बाहर में सेल वॉल मिलेगी, उसके अंदर मिलेगी सेल मेम्ब्रेन, और जो एनिमल्स हैं उसमें पहला ही हिस्सा मिलेगा हमें सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन है कोशिका झिल्ली, और ये जो है फाउंड अराउंड ऑल सेल्स, सभी में मिलेगी। इन एनिमल्स इट फॉर्म्स द आउटर कवर, तो एनिमल्स में सबसे बाहर का हिस्सा बनाती है। और ये जो सेल वॉल है, अगर हम इसको स्पेशलाइजेशन के आधार पर देखेंगे तो तब ये है हमारे पास जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि इसके जो हिस्से हैं वो अलग अलग हिस्से अलग अलग चीज़ों से बने हैं। जैसे जो है जीवाणुओं में जो है ये जो सेल वॉल होती है ये पेप्टाई ग्लोकेडाइन से बना होता है। उसके अलावा जो कवक होते हैं, फंगस होते हैं, उसमें काइटिन से बना होता है। प्लांट में ये सेलुलोज होता है, सेलुलोज। तो ये जो है इसके प्लांट्स में इसको हम सेलुलोज बोलते हैं, और ये फंगस हैं इसमें काइटिन, बैक्टीरिया में है। तो ये अलग अलग सेल वॉल के रूप में हमें मिलेंगे तीन अलग अलग जगहों पे। और ये जो सेल वॉल होता है प्लांट्स में, इसी को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसको एनिमल डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसीलिए जो है, नहीं तो हम भी जो है जानवरों की तरह जो है चारा खा सकते थे, ग्रास खा सकते थे, परंतु हम वो सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है जानवरों में ये जो क्षमता होती है विशेष रूप से वो सेलुलोज की ही होती है। तो ये कोशिका का सबसे बाहर का हिस्सा हुआ, जिसमें दो हिस्से अपने सेलुलोज, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को देखा।
और ये सबसे आउटर हिस्से में आप देख रहे हैं कि ये प्लांट सेल का जो सबसे बाहरी हिस्सा है, किस किस तरह का स्पेशलाइजेशन इसमें रहता है। अब ये जो सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, इनमें चीज़ें जाती कैसे हैं अंदर। जैसे हम लोग कुछ भी अपने शरीर के अंदर भेजना चाहेंगे तो हमें मुख के द्वारा उसे अंदर भेजना होता है, या फिर जो है हम जो है सीधे मसल्स के द्वारा चीज़ों को बॉडी के अंदर भेज सकते हैं। जैसे हमें जो है ड्रिप के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, ऐसे, या फिर मुख से खा करके। सेल में तो ऐसा कुछ नहीं है, सेल में जो है इस तरह का कोई ऑर्गन नहीं है, तो फिर इनके अंदर चीज़ें जाती कैसी हैं। तो उसको हम जो है कहते हैं द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों का एक्सचेंज कैसा होता है कोशिका के अंदर, यानी जितनी भी चीज़ें, हमारी बॉडी भी सेल से बनी है, प्लांट भी जो है सेल से, प्लांट भी सेल से बना है, तो इनमें चीज़ें जाती कैसी हैं। तो उसके लिए गैसों के लिए क्या स्थिति है इसमें। जैसे गैस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो बाह्य पर्यावरण है, इन द सेल टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो गैस का आदान प्रदान होता है कोशिकाओं में डिफ्यूजन, जिसे कहते हैं हम विसरण। डिफ्यूजन में क्या होता है, विसरण में क्या होता है, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होता है गैस का वो एक मैटर करता है, सांद्रता हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी उच्च सांद्रता से लो कॉन्सेंट्रेशन, निम्न सांद्रता की तरफ ये गैस चलती है, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों के बीच में बैलेंस नहीं आ जाता, यानी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता। और इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर किसी प्रकार की एनर्जी यूज नहीं होती है, ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के बेसिस पर जो है हो जाता है। तो गैसों का आदान प्रदान इस प्रोसेस से होता है, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन या विसरण। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो इससे जो है इधर की तरफ जो है मोमेंट होना शुरू हो जाएगा, और ये तब तक जो है चलता रहेगा जब तक ये जो है बैलेंस नहीं हो जाता है। तो गैसों का प्रोसेस तो ये रहता है। दूसरा, अगर जो है हम इसमें वाटर की बात करेंगे कि सेल में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होना है, तो तब जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन द सेल टेक्स प्लेस थ्रू ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया है, जिसे हम कहते हैं परासरण। और इसमें भी क्या होना है, वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जो है ये मोमेंट होता है। और इस मोमेंट के बीच में एक चीज इसके में होती है, दैट इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल इसलिए बोलते हैं हम इसे कि हर तरह के कॉन्सेंट्रेशन को ये आर पार नहीं होने देती है, कुछ सर्टेन तरह के वाटर को, वाटर सॉल्वेंट्स को ही आने जाने देती है। तो इसको हम कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो वाटर एंड वाटर सॉल्युबल चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन ऐसे होता है इसमें। जैसे इसमें आप देख रहे हैं ऑस्मोसिस, ये है इसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये बीच में एक मेम्ब्रेन है, और ये जो है इसमें ये तो कॉन्सेंट्रेशन वाला है, सॉल्यूशन है, ये प्योर वाटर होगा। तो इस तरह से जो है ये यहाँ से इधर आएगा। जैसे आप देखते हैं कि जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो थोड़ी देर में जो है किशमिश फूल जाती है, और जब हम अंगूर को किसी गाढ़े घोल में डालेंगे तो अंगूर थोड़ी देर में सिकुड़ जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है दैट इज द ऑस्मोसिस, इसको हम परासरण बोलते हैं। तो कोशिकाओं में इस तरह का, इस प्रक्रिया के द्वारा ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये दो तरीके हैं कोशिकाओं में चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक सेल से दूसरी सेल के अंदर
या सेल और सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है उन दोनों के बीच में कैसे प्रोसेस चलेगा। तो या तो ऑस्मोसिस के थ्रू चलेगा अगर वाटर एंड वाटर सॉल्वेंट चीज़ें होंगी, और या फिर जो है डिफ्यूजन के थ्रू चलेगा अगर गैसेज हैं, और दोनों में कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट है। तो अगर हम ये कहें कि हमारी बॉडी में जो सेल हैं और हमने जो खाना खाया है ये कैसे कैसे जो है सेल के अंदर गया और कैसे कैसे बाहर आया, तो उसके लिए हमें ऑस्मोसिस प्रोसेस को समझना होगा। दूसरे, हम सांस ले रहे हैं और सांस ले रहे हैं तो गैसें हैं, तो गैसों का भी कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर भी है बाहर भी है। तो उसमें फिर गैसें अंदर गई तो सेल के अंदर कैसे गई हो, तो उसके लिए हमें डिफ्यूजन को समझना होगा। तो ये दो मैकेनिज्म हैं जिनके माध्यम से ये चीज़ें जो है चलती हैं। ये हमारी अप्लाइड चीज़ में कहीं भी पूछ सकते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, और किन किन चीज़ों में। तो जैसे मैंने कहा कि किशमिश का एग्जाम्पल है वहाँ पूछ सकते हैं, या अंगूर का एग्जाम्पल है वहाँ पूछ सकते हैं, या किसी और चीज़ में भी जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम जगहों पर हम इसका इस्तेमाल देख सकते हैं, बट हम इसे कोशिका के पार्ट के अंदर जो है मुख्य रूप से देख रहे हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को, डाउट, कन्फ्यूजन, क्लियर है?